नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की। पर हम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनकी बात नहीं, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 2018 हम 5 साल पीछे जाएं तो उस वक्त जो इन 5 राज्यों में, और इन 5 राज्यों में भी 3 राज्यों पर हम खास तवज्जो और तरजीह दें, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, उनके विधानसभा चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनावों के नतीजों पर कोई रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। देयर वाज नो कोरिलेशनशिप। यह एक बड़ी खबर थी उस वक्त, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़, दरअसल मध्य प्रदेश भी, जीत तो कांग्रेस गई थी, पर लोकसभा के चुनाव आए 4 महीने बाद ही फिजा, समा, माहौल वो बदला बदला दिखाई दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में 25 में से 25 सीटें वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी, जबकि वहां कांग्रेस जीत गई थी। बाद में ऑपरेशन कमल हुआ और फिर से सरकार बनी, वो अलग बात है। और छत्तीसगढ़ में जहां 2/3 बल्कि 3/4 के करीब बहुमत से जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, लोकसभा चुनाव आते आते 11 में से 9 सीटें उसने गंवा दी, यानी कि बीजेपी ने वो 9 सीटें जीती। तो जी, लोकसभा और विधानसभा का कोरिलेशन नहीं होता। लेकिन इस बार चुनावी फिजा कुछ अलग है क्या? और कहने को लड़ाई लड़ी जा रही है इन 5 राज्यों में, पर दरअसल पोजीशनिंग, नैरेटिव, निगाहें, टारगेट, ये 2024 का चुनाव है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जिन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ इन राज्यों तक महदूद नहीं दिखाई देते। उनकी एक अखिल भारतीय स्तर पर व्यापकता भी दिखती है और पहुंच भी दिखती है। एक तो 90 के दशक वाला मंडल कमंडल नहीं, पर मंडल और कमंडल पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जी मंडल तो पूरा का पूरा विपक्ष के हाथ में है, जैसा 90 के दशक में होता था। अब ओबीसीआईजेशन हो चुका है बीजेपी का, और कमंडल की राजनीति में अब विपक्षी नेता भी अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। कमलनाथ वो राम नाम लेकर, हनुमान की गदा उठाकर वो चलते दिखाई दे रहे हैं। पर इसमें छिपा हुआ है असल खेल। इस देश में गरीब अमीर के मुकाबले ज्यादा वोट करता है, और ज्यादा ही वोट नहीं करता, बल्कि गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है। अमीर तो कुछ भी नहीं है, गिने चुने हैं, शहरों तक महदूद दिखाई देते हैं। और शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग होती है। तो लाभार्थी एक जाति बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी ने बनाई है पिछले 9.5 सालों में। और प्रधानमंत्री लाख कहें, और पिछले साल 16 जुलाई से वो कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म किया जाना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन खेल वहीं आकर टिक गया है। मानो हर राजनीतिक दल ये मान रहा है कि जो ये जनता है ना, इसका दिल मांगे मोर। इसे जितनी फ्रीबीज दोगे, आपके चुनावी नतीजे उतने पक्के होते दिखाई देंगे, जीत पक्की होती दिखाई देगी। तो 80 करोड़ लोगों को 5 लाख अनाज, 5 किलो अनाज 2028 31 दिसंबर तक देने का वादा कर दिया है, घोषणा कर दी है बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने। विपक्ष कहीं 500 रुपए में सिलेंडर, तो 10,000 रुपए महिलाओं को, तो 1,500
से 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो युवा बेरोजगार हैं, स्मार्ट टैब्स, स्मार्टफोन्स देने की बात हो रही है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की बात, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात हो रही है। दोनों तरफ से हो रहा है। अब बीजेपी केंद्र में 850 रुपए में सिलेंडर दे रही है, लेकिन राज्यों में 450 रुपए में देने की बात हो रही है। 2100 रुपए, 2100 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं का, लेकिन आज संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लेती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। और इसी में बात आ जाती है जातिगत जनगणना की। अब 65% आरक्षण कर दिया है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी जोड़ दो तो 75% तक अब आरक्षण होगा। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद यह प्रस्ताव पास हो गया है, और वो भी सर्वसम्मति से। यानी कि जातिगत जनगणना करा नहीं रही है बीजेपी केंद्र में, लेकिन राज्यों में वो साथ साथ चलती दिखाई दे रही है कि विपक्ष पूरे के पूरे नैरेटिव को अपने कब्जे में ना ले ले। और बिहार का ये मॉडल अब सब जगह जाता दिखेगा क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने तो मन बना लिया है, मध्य प्रदेश में भी लागू करूंगा, पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो क्या जाति के आधार पर लोग वोट करेंगे? ये टारगेट है विपक्ष का। या इन्हें गरीब बनाया रखा जाएगा कि भाई जो सामाजिक न्याय की सबसे अच्छी कड़ी जरिया है वो गरीब कल्याण है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब सबसे बड़ी जाति है, तो बाकी जाति फोरफ्रंट पर ना आए। गरीब उस जाति के तौर पर ही जो लाभार्थी वो बना हुआ है, जो उसको सरकार दे रही है, उसी के हिसाब से वोट करे। क्या वो हिंदू ना बने? हिंदू बनाम जाति का खेल भी होता दिख रहा है क्या? और इसमें एक और पेंच आ गया है, और पेंच है अल्पसंख्यक, और इसमें खास मुसलमान। और पिछले कुछ सालों में चुनावों में हमने देखा है कि वो कांग्रेस से छिटक कर क्षेत्रीय दलों की तरफ जाता दिखा है। अब कांग्रेस ने तेलंगाना में एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी कर दिया है, तो इसके असरात क्या होंगे? क्या अल्पसंख्यक क्षत्रपों से छिटककर वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा? तो कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन की मजबूती कितनी रहेगी? क्या वो बरकरार रहेगी? और विधानसभा चुनाव में इंडिया नाम का गठबंधन काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। 3 दिसंबर के बाद वो काम कर पाएगा क्या? कुछ सेल्फ गोल कर दिए हैं नीतीश कुमार ने भी। क्या ये इंडिया के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं? तो यही जो चर्चा है और इसके जो नुआंसेस हैं, आज उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 23 का चुनावी जोर चला 24 की ओर। मतलब ये इंसिडेंटल है विधानसभा चुनाव, निगाहें 24 पर। और किस मुद्दे का शोर? दिल मांगे मोर। जनता में किस मुद्दे की गूंज है? परोसा जा रहा है, चलेगा कौन सा? चर्चा में मेरे साथ देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर जो हमारे लिए लगातार सर्वेज करते हैं एबीपी न्यूज के लिए, उनके सर्वा यशवंत देशमुख, संजय कुमार, देश के एक और बड़े चुनावी विश्लेषक, और 3 वरिष्ठ पत्रकार, और एक ही घराने के हैं ये। आज ये दिलचस्प बात ये है, दिबांग हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अभिज्ञान प्रकाश, तीनों के लिए ये बात लागू होती है, और विजय त्रिवेदी। तो सबसे पहले तो यशवंत, हम वो 5 साल पहले जाएं। देखिए अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है, और तब हमने ये पाया कि विधानसभा चुनाव में आप जीत भी जाएं तो लोकसभा चुनाव की जीत की कोई गारंटी नहीं होती, कोई कोरिलेशन, मतलब लेश मात्र भी नहीं दिखा था 5 साल पहले। पर इस बार माहौल कुछ जुदा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये 23 की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, 24 के लिए प्योर पोजिशनिंग हो रही है। बिल्कुल संदीप, और 24 की लड़ाई के सारे दांव पेच अभी अख्तियार किए जा रहे हैं, सारे
जो बाजी पे जिस तरीके की आपको चेस पे पोजीशनिंग दिख रही है, वो दरअसल इसको 3 दिसंबर की बाजी के हिसाब से देखा ही ना जाए। ये मई 2024 की बाजी ऑलरेडी लड़ी जा रही है, और इसमें फिलहाल 3 दिसंबर को कौन जीतेगा, कितना जीतेगा, ये एक अलग विषय है। उसका सीधा आकलन 24 के लिए नहीं किया जा सकता। ये बात आंकड़ों से तो जो साबित होती है वो होती है, लेकिन केवल राजनीतिक रूप से सोचने पे भी अपने को समझ में आता है। वैसे हम दर्शकों को ये बता दें संदीप, क्योंकि अपने इस कार्यक्रम में हम लोग हर बार ओपिनियन पोल लेके आते हैं, लेकिन जो पाबंदियां चुनाव आयोग की इन चुनावों के लिए हैं वो अलग हैं। उसके बावजूद भी हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम कोई बाकी जगहों के भी सर्वे लेकर के अभी सामने नहीं आ रहे जब तक कि 3 तारीख की काउंटिंग नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 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 हवा में सांस लेना मुश्किल है दिल्ली में, उस पे हमारा सर्वे नहीं चल रहा, वो चल रहा है, वो हम दिखाएंगे। नहीं, गैर राजनीतिक है, वो हम इंद्र आपसे देवता शेयर की करेंगे। थोड़ी मेहरबानी है। अब इंसानी थोड़ी जिम्मेदारी अगर अख्तियार करेंगे तो मौसम शायद इसी तरह से खुला खुला दिखाई दे। लेकिन कई बार हमारी जब जितनी भी चर्चा हुई है ऑन स्क्रीन या ऑफ द स्क्रीन भी, दिबांग के साथ भी और संजय भाई से तो होती ही रहती है। एक बात देखिए समझने की इसमें यह है कि कोई अपनी पोजीशनिंग जो कर रहा है वो केवल वादों के हिसाब से कर रहा है संदीप, या वादों के बियॉन्ड इस पर भी बात हो रही है कि ये वादे दरअसल डिलीवर कौन करेगा। हाँ। और डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस में जहां तक कि क्षेत्रीय नेतृत्व का सवाल है, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी तगड़ी एक वो दे रही है टक्कर, क्योंकि जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर्स कोई खराब इमेज के, खराब पॉपुलैरिटी के साथ में इस चुनाव में उतरे हैं, ऐसा नहीं है। सभी सर्वे में ये बात बहुत क्लियर है कि कांग्रेस जो उतरी है उनके चीफ मिनिस्टर्स की पॉपुलैरिटी कहीं ज्यादा है अपने केंद्रीय नेतृत्व से। ऐसे में इन चुनावों के जो वादे 3 तारीख को जितने उस पर असर करेंगे, उसमें क्षेत्रीय नेतृत्व की ट्रस्टवर्दीनेस ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और दूसरी तरफ इन्हीं वादों के ऊपर 2024 में केंद्रीय नेतृत्व का ट्रस्टवर्दीनेस ये एक अलग विषय होगा। तो ठीक है, भरोसे पर तो आते हैं, पर देखिए जो पोजीशनिंग की जा रही है ये क्या ये संयोगी है या दरअसल एक प्रयोग है बीजेपी की तरफ से? कद्दावर क्षत्रप हैं तीनों के तीनों राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों की बात कर रहा हूं, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान इंकम्बेंट चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर रमन सिंह, पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। तो क्या ये बात और पुख्ता हो जाती है कि इन चुनावी नतीजों में थोड़ी बहुत ऊपर नीच हेर फेर हो भी जाए, पर 24 में कुछ भी लेश मात्र भी गुंजाइश इधर उधर की नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी? क्या अब ये बात साफ हो रही है? बिल्कुल साफ है, और वो हेज फंडिंग की तरह, हेजिंग जिसे कहते हैं ना, एक रिस्क निगोशिएशन, रिस्क मिटिगेशन जो किया जाता है, उनका प्रचार उस तरीके से चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को पूरी तरह इन प्रचार में झोंकेंगे, ताकि उन जगहों पे जहां पे उनको समर्थन देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन हो सकता है अभी फिलहाल इन चुनावों में बीजेपी को वोट न दें, वो लोग भी अपने मन में भरा पूरा गिल्ट लेके जाएं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उनके कहने के बावजूद हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि हमें भाजपा की लोकल सरकार से कोई नाराजगी थी या एमएलए से नाराजगी थी या जो भी था, लेकिन जब 2024 में मोदी का चुनाव आएगा तब तो हम मोदी को वोट देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट उस तरीके का है, ये हमेशा वो करते रहे हैं, चाहे कितनी भी हारी हुई बाजी क्यों ना हो, वो अपने आप को पूरा झोंकते हैं, क्योंकि उस झोंकने का उनको एक तरह से गिल्ट डिविडेंड वोटर्स की तरफ से मिलता है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल। और दिबांग इसी में अगर हम जोड़ दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 से वो लगातार अब देश को बता रहे हैं कि देखिए रेवड़ियों से सबका नुकसान होगा, कर्ज लेकर घी पीने की ये आदत छोड़नी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, 5 साल मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। और कांग्रेस के वादे हों, घोषणा पत्र हो या संकल्प पत्र बीजेपी का हो, उसमें फ्रीबीज को लेकर रत्ती भर का भी फर्क अब नहीं दिखाई देता है। तो लाभार्थी बीजेपी उन्हें अपना बरकरार रखना चाहती है, जो लाभार्थी वर्ग बनाया है, और सेंधमारी, पुरजोर सेंधमारी विपक्ष भी करता दिखाई दे रहा है। क्या ये भी एक बड़ी ट्रेंड देख रहे हैं हम?
चुनावी मौसम की? चुनावी मौसम में इस तरह के ट्रेंड आप देखते हैं लगातार संदीप। और देखिए, वो तो बॉलीवुड का गाना है ना कि तुम करो तो ये और हम करें तो गड़बड़। मैं गाना आप जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस गाने की तरफ नहीं जा रहा हूं। ये आप करें तो वो मजबूरी, जनता को मदद, और विपक्ष करे तो वो रेवड़ी। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा चरित्र है पार्टियों का जो हमें लगातार दिखाई दे रहा है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और इसमें ज़्यादा मुश्किल यह है कि अगर आप इसको ज़्यादा खंगालेंगे तो फिर जो पहला चुनाव प्रधानमंत्री के पद के लिए लड़े थे मोदी, उसकी भी, उसमें जो वादे किए गए थे वो भी याद आते हैं। तो उतना दूर जाना नहीं चाहती है शायद बीजेपी, वो यहीं रहना चाहती है। कांग्रेस लगातार अपने वादे कर रही है, पूरे भी कर रही है। एक जो बात आप पहले कर रहे थे, बड़ा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग, जो इस बार दिखाई दे रहा है कि सत्ता एक ऐसी चीज है संदीप, जिसकी वजह से आप जो है वो केंद्र को महत्व देने लगते हैं। क्या ये चरित्र है सत्ता का? यानी कांग्रेस का एक तरीके से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, जहां जो केंद्र में बैठे नेता हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस में हो गए थे, छत्रप कोई मायने ही नहीं रखते, और बीजेपी में इतने बड़े छत्रप मौजूद हैं, उनके बावजूद इन चुनावों में वो बिल्कुल मायने नहीं रख रहे। और ये वो सीटें हैं जहां पर सीधी टक्कर हो रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, चुनाव दर चुनाव। यही होता है कांग्रेस में भी। पर कांग्रेस में देखिए, चूंकि विपक्ष में रही है, सत्ता से दूर रही है, बीजेपी जैसी दिखाई देती है। यानी केंद्रीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। जो स्थानीय मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वही अपनी बात रख रहे हैं, वही एजेंडा सेट कर रहे हैं। हमने कर्नाटक में भी यही देखा। तो एक तरीके से ये एक अदला बदली है चरित्रों की। चार और चरित्र इन दोनों पार्टियों के अदल बदल रहे हैं। और ये जो बदलाव हो रहा है, इसमें इसकी जड़ में सत्ता है। सत्ता ये इन दोनों से करवा रही है। तो उसमें अब आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एक चाबी सी कांग्रेस को मिल गई है कि आप वायदे कीजिए, हल्ले के साथ उन वायदों को पूरा किया जा रहा है, ये क्या कहिए। उन्होंने कर्नाटक में करको दिखाया, उसके बाद अगले राज्य में जाइए और फिर ये वादे कीजिए। और इस बार देखते हैं कि वो हल्ले से पूरे करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जहां जहां वो सत्ता पर आते हैं, सत्ता में अब आते तो हैं। मॉडल की भी इसके बात साथ होने साथ लगी जिस पर है आप दिबांग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो कि गुजरात मॉडल की बड़ी बात होती है। आज कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि भाई ये राजस्थान मॉडल देखिए। अब मॉडल पेश किए जा रहे हैं कि वो मॉडल था, एक हमारा मॉडल भी देखिए सामाजिक न्याय का। उसमें जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सामाजिक न्याय के साथ सबसे बड़ी समस्या इस मुद्दे के साथ फिलहाल यह है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है, जब वीपी सिंह आए तो वीपी सिंह इसका बड़ा चेहरा बने। उसके बाद वीपी सिंह से हमने कई इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा कि जब आगे जब भी ये मुद्दा आएगा तो उसमें इन वर्गों के नेता हैं वो इसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी। हम जानते हैं कांग्रेस की क्या राय रही है मंडल कमीशन पर कांग्रेस के नेताओं की। आगे वो बढ़ते हैं तो उसका विरोध होगा, उसको याद दिलाया जाएगा तो वो कमजोर पड़ सकते हैं। इसमें जो ज्यादा अहम भूमिका, ज्यादा जोरदार भूमिका कर सकते हैं, वो अगर इन्हीं वर्गों से आए हुए नेता, विपक्षी और कई नेता हैं, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, वो चाहें, या आप अगर कांग्रेस ही चाहती है तो वो वहां पर छत्तीसगढ़ में उनके नेता हैं भूपेश बघेल जी। पर ये विपक्ष का बेसिकली निदा है। यानी 72 से पहले जो पार्टी थी संसोपा का तो नारा ही ये था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पांव 100 में 60। तो ये एक उनका, अगर आप देखें तो उनके डीएनए में है, ये विपक्ष के डीएनए में है सामाजिक न्याय की बात करना, पिछड़ों की बात करना, अति पिछड़ों की बात करना। लेकिन उस लीडरशिप को ओन करना है। वो ओनरशिप अभी किसी के पास नहीं जा रही है। अगर वो ओनरशिप ज्यादा रहती है तो ध्यान रहे, प्रधानमंत्री मोदी भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो भी इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाल में जो उन्होंने बयान दिए इस बारे में, वो एक तरीके से थोड़ा उनकी गाड़ी को उन्होंने कहा कि ये केंद्र ने क्या कहा कि ये लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है इसको करना। दूसरी बात क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये तो समाज बांटने का काम हो रहा है। तो उन सब चीजों की उनको सफाई देनी पड़ेगी। सफाई देने में वो अच्छा काम करते हैं, मीडिया की भी सपोर्ट उनको पूरी मिलती है। एक वो बात है। दूसरा, इसकी ओनरशिप लेनी है किसी को। विपक्ष की तरफ ये गेंद उछली हुई है और कोई ना कोई जरूर इसको आके लेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओनरशिप की ये अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं। ओनरशिप विपक्ष की तरफ से, ओनरशिप मतलब चेहरा, यहां पर अभिज्ञान। एक और दिलचस्प बात, मैं इसीलिए ये सवाल भी पूछ रहा हूं कि 23 का जोर हो रहा है पर ये जा रहा है 24 की ओर।
सामूहिक नेतृत्व की हमने बात की, बीजेपी चेहरा नहीं दिखा रही। वो बीजेपी जो दरअसल लोकसभा के लिए विपक्ष से पूछती है मोदी के खिलाफ कौन, और कांग्रेस यानी कि विपक्ष चेहरा दे रही है विधानसभा चुनाव में, पर लोकसभा के लिए चेहरे को लेकर वो संशय या इंडिया की मजबूती को लेकर अभी संशय बना हुआ है क्या? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है क्या 24 की लड़ाई में? हाँ, जैसे दिबांग कह रहे थे अभी, तो वो रिवर्सल ऑफ रोल्स है दोनों का, दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इसमें कोई दो राय नहीं है और दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे अब नज़र आने लगा है, जैसे से 3 दिसंबर की तारीख नज़दीक आ रही है, वो ये है कि बहुत से मुद्दों पर, ख़ास तौर पर कास्ट सेंसस के बाद की स्थिति में, बहुत से मुद्दों पर ये मौका भी है इन्हीं राजनीतिक दलों का, क्योंकि अंततः ये एक गठबंधन के स्वरूप में बड़ा चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। एक इंडिया की अलायंस होगी और एक एनडीए की अलायंस होगी। तो उन मुद्दों को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, उसके लिए ये 3 चुनाव बहुत सही समय प्रदान करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। बीजेपी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि नेचुरली अगर आप सिर्फ 1.5 दशक के करीब जाए तो इन राज्यों में उसकी पकड़ रही है। ये वो इलाके हैं, जैसे दक्षिण भारत वो इलाका नहीं है जहाँ बीजेपी की उस तरह की पकड़ कभी रही हो। तो इसीलिए और भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कहते हुए भी ये एक लाइन बोल जाते हैं, जैसे आपने अपने एंकरिंग के इंट्रोडक्शन में कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब ही है। तो हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मैं सुन रहा हूँ बयानों को गौर से, बहुत ज़्यादा नाप तोल के बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि किसी को क्लियर अजम्पशन नहीं है, एक तरह से क्लियर असेसमेंट नहीं है कि किसका झुकाव किस तरफ चला जाएगा। पर हिंदुत्व पर जोर रहने वाला है। और आपने बना रहा है, आप क्योंकि यूपी से आते हैं अभिज्ञान, हिंदुत्व पर, वो हिंदुत्व कहकर नहीं, वो तो यूएसपी है, वो पेटेंट राइट बीजेपी ने ले ली है उस मुद्दे पर दरअसल लड़ाई इस बात की भी है कि भाई जाति हावी नहीं होना चाहिए, हिंदू एकजुट रहे, हिंदू बनकर ही वोट करे। और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, आज 25 लाख, ये तो खैर अब लगातार हर साल हो रहा है, पर उसकी कारपेट कवरेज भी, ये भी एक बीजेपी का अपने प्रचार तंत्र का एक माध्यम है। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा, ये अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट की है। देखिए, हिंदुत्व का पेटेंट बीजेपी के पास है, वो सब तो पुरानी बातें हो गई अब, क्योंकि वो तो पार्टी ही उसी आधार पर खड़ी हुई है। लेकिन जो चमत्कार था और परिवर्तन का जो चमत्कार था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो 2014 में आया, जब जो है हिंदुआइजेशन हुआ बैकवर्ड का, और एक झटके से वो आए बीजेपी के साथ, और 70 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी चली गई, जो अटल जी के चरम पर नहीं जा सकी, अपने इतिहास में कभी नहीं जा सकी। और उसके बाद चुनाव दर चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, वो अपने आप को रिपीट करती रही, और एक बड़ा हिस्सा उसने वोट का सीधे सीधे मायावती से ले लिया। तो ये इतने बड़े डेवलपमेंट्स हैं। अगर पॉलिटिकल डायनेमिक्स आप देखिए उत्तर प्रदेश की, जिनका इम्पैक्ट, मैंने अपनी किताब में भी इस बात को देखा, जिनका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहेगा, बहुत जल्दी से नहीं टूट जाएगा। तो बीजेपी की ये बड़ी जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट है, और वो करेंगे इसको, और करने की हर कोशिश करेंगे कि एक तरफ उनका हिंदुत्व रहे, जिस हिसाब से उनका हिंदुत्व था, आक्रामक सीधा, वैसे ही रहे, और साथ में वो जो लोग बैकवर्ड हिंदू बनकर उनके साथ जुड़े हैं, और जिसने इतना विशाल आकार बीजेपी को दे दिया 2014 के बाद, वो कतई भी डिस्टर्ब नहीं हो। पर ये जाति फैक्टर, जिसे जो जाति कार्ड खेला है विपक्ष ने, वो कैन इट अपसेट द एप्पल कार्ट, सो एज टू से? संदीप, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से अभिज्ञान। हाँ संदीप जी, मैंने कहा जो, हाँ, नहीं, ये वो जाति तो, कार्ड, natural है, ये क्योंकि समीकरण देखिए, बदल सकता है क्या?
ये बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन मैं डे वन से एक ही बात कह रहा हूं, ये बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि ये तो ओरिजिनली उनके पास था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप अगर मल्टी पार्टी अलायंस आप बना रहे हैं जिसमें ज्यादा जाति आधारित नेता हैं, तो आपका हर स्तर पर कोऑर्डिनेशन वो बहुत मजबूत होना चाहिए। आपने अपने एंकरिंग में भी कहा, नीतीश कुमार का जिक्र किया, इस तरह की घटनाएं आपको सूट नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन सीटों, अंत में सबसे बड़ा इम्तिहान होगा आपका कि आप सीट किसको कब कैसे लड़वाएंगे, तो जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन हल्का सा भी गड़बड़ाएगा, बिल्कुल इनको ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी पाउंस करके अपनी इस पोजीशन को वापस रीगेन करेगी। तो एक रत्ती भी बीजेपी मौका नहीं छोड़ेगी अगर इनका कोऑर्डिनेशन इन सारी पार्टियों का जो इस वक्त इंडिया अलायंस में है, जातिगत समीकरणों को देखते हुए हल्का सा भी ये बिगड़ता है, तो बीजेपी में मैं यहाँ पर पलट कर एक मिनट अभिज्ञान, डायरेक्ट एडवांटेज। हाँ विजय, मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन दिख कहाँ रहा है। दरअसल गेम ये हो रहा है कि राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सहज दिख रही है, ज्यादा बैलेंस्ड है, ज्यादा मुतमईन है, क्षत्रपों के हाथ में कमान सौंप रखी है, केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा जोर लगा रहा है। वहां बीजेपी असहज है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। पर जब लड़ाई 24 की दिखती है तो वहां पर अभी कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी समस्या है क्या इंडिया की? बिल्कुल, ये तो आपने ऐसा दुखती रग पर हाथ रखा इंडिया गठबंधन के कि जहां कोऑर्डिनेशन को लेकर लेकिन एक तो सबसे पहले मैं दिवाली की बधाई सब लोगों को, आपको भी संदीप जी। और भी। जब आपने ये टाइटल और सवाल जब सीधा सवाल किया 23 का और 24 का, तो जब संदीप चौधरी और यशवंत जी ने भी जिक्र किया, दोनों लोग 23 के बजाय 24 पर नज़र रखते हो, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का जाहिर है कि वो 24 पर ही चल रहे होंगे। तो और ये जो दोनों इश्यूज हैं, आप अभी लगातार स्क्रीन पर अयोध्या की दिवाली दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिवाली अयोध्या वाली, मुझे लगता है ये दिवाली 2024 वाली है। कि ये जो 25 लाख दीप जल रहे हैं, ये 2024 तक जलते रहे उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो उसको पूरा फोकस रखे कि ये राम मंदिर का मुद्दा जिसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसको राम मंदिर को निर्माण कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो 2024 के चुनाव तक चले। और हिंदू बटे ना, और हिंदू बटे ना, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू ना बटे। जातिगत जनगणना से जो सारा विवाद शुरू हो रहा है या झगड़ा शुरू हो रहा है या डर शुरू हो रहा है, वो यही है कि हिंदू ना बटे। कुल मिलाकर मसला ये है। लेकिन 2-3 बातें हैं जैसे आपने जिक्र किया। एक तो इन चुनावों को देखें, 2018 से आपने बात शुरू की, तो 2018 2024 में फ़र्क क्या है? 2018 के चुनावों का नतीजा भले ही 2019 के चुनावों पर नहीं पड़ा हो, लेकिन 2023 के चुनावों में सेंट्रल लीडरशिप आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। आप बार बार क्षत्रपों को याद दिला रहे हैं, शिवराज जी को, वसुंधरा जी को, रमन सिंह को, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको अपने आप हाथ में ले लिया है। पूरा चुनाव विधानसभा का प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के पास है। तो उसकी 2 वजह, एक तो ये प्री बोर्ड एग्जाम हो गया 2024 के चुनाव का, कि प्री बोर्ड में कितना % आता है, और दूसरा जिसका यशवंत जी ने जिक्र किया कि गिल डिविडेंड का भी एक फायदा हो सकता है, कि यदि आपने इस बार नहीं दिया तो अगली बार ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री जी को वोट देना है। मुद्दों को आप देखें तो मुद्दे, मध्य प्रदेश के विकास की बात नहीं हो रही, राजस्थान के विकास की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ के विकास की बात नहीं हो रही। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात 2028 तक कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो सारी रेवड़ियों पर जोर आ रहा है, रेवड़ियों पर जोर आ रहा है, और वो सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हाँ। मतलब आप यहाँ यही तो इंटरेस्टिंग चीज मुझे तो दिखी। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनावों पर उन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई फोकस ही नहीं है, वो इसके रास्ते से अब 2024 के चुनावों पर जाना चाहते भाई हैं। पुरानी पेंशन की भी बात पुरानी की जा पेंशन रही है। की बात की जा रही है। इसीलिए मैंने किसानों में आप दे रहे हैं 21,500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का राष्ट्र भर में जी। और आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 2700 रुपए दे दूंगा। ये सत्ताधारी दल कह रही है, डबल इंजन सरकार है, और तो पूरे भारत में दे दो। बिल्कुल। और जब रेवड़ियों की बात हो रही है तो रेवड़ियों का विरोध करें, लेकिन आप तुरंत उस पर आ जाते हैं कि आपने कहा कि कोई कमी नहीं, दोनों में कोई आप दे रहे हैं, लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, वो दोनों में आप यदि इस पर कांग्रेस और बीजेपी नहीं लिखा हो संकल्प पत्र पर तो शायद आप फर्क ही ना पहचान पाएंगे कि क्या हो रहा है। पर सबसे ज्यादा शोर किस मुद्दे का दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि ये चुनाव फिर से जातिगत जनगणना और कमंडल के बीच में होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि कमंडल का जो हिंदू जो यूनाइट होने का जो अम्ब्रेला, हिंदू अम्ब्रेला, वो ना टूटे।
और ये समझना भी हमारा गलत है कि हम समझते हैं कि कमंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल कोई एंटी मंडल है बीजेपी, ऐसा नहीं है। उसके पास 44% ओबीसी है ही, उसके पास 80 के करीबन एमपीज हैं ही ओबीसी के, 27 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं। अब वो जो अम्ब्रेला है जिसमें जातियां तीली, अम्ब्रेला में आप देखते हैं ना तीलियां लगी होती हैं, स्टिक्स होती हैं, तो वो स्टिक्स ना टूटे, वो स्टिक्स इंडिया गठबंधन ना ले जाए, ताकि वो गठबंधन का जो अम्ब्रेला है उसके साथ साथ उनका हिंदू अम्ब्रेला बना रहे, इसकी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के जैसे दिवांग ने जिक्र किया, बात वहीं आ जाती है, जो ये आप छाता पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, वो चेहरे की दरकार होगी या बिना चेहरे भी आप ये जातिगत जनगणना, आरक्षण, पिछड़ी जाति की पैरवी वो चल सकती है क्या? नहीं, ऑनरशिप तो सिर्फ क्षत्रपों कि भाई अपने अपने राज्य में आप टक्कर दीजिए। नहीं, ऑनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरशिप एक चेहरा चाहिए होगा, एक चेहरा चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना वो लड़ाई कहीं पर एक रास्ते पर या ये नैरेटिव बीजेपी का बनाया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का रखा है कि जी चेहरा दो। चेहरा देना उनके लिए, उनको फायदेमंद है ना, क्योंकि उनके पास चेहरा है और वो चेहरा भी ओबीसी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो एक चेहरा है और ओबीसी चेहरा है। और बीजेपी को, यदि आप कहते हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इस बात का जवाब दे पाई है? या तो ये करते कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को या कोई और इशू जो वो समझते हैं उसे इतना बड़ा कर देते हैं कि चेहरे का कोई मायने ही नहीं रह जाता। लेकिन वो नहीं हो रहा, वो लड़ाई चेहरे से लड़ रहे हैं, वो मुद्दों से लड़ाई नहीं लड़ रहे ना। वो जब मोदी से लड़ाई लड़ेंगे, चेहरे से लड़ाई लड़ेंगे, तो चेहरे का जवाब तो चेहरा हो सकता है, चेहरे का जवाब चेहरा होता। और क्या उसमें कांग्रेस अपनी ताकत, खोई हुई ताकत भी उसको खंगाल रही है, उसका आकलन कर रही है क्या संजय? और असल तस्वीर इंडिया की तरफ से क्या 3 दिसंबर के बाद हो पाएगी, या दरअसल 24 की लड़ाई को लेकर अभी जो कोऑर्डिनेशन, जो शब्द इस्तेमाल किया अभिज्ञान ने, वो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है विपक्षी गठबंधन के लिए? मुझे लगता है कि जिस बात से आपने अपनी बात को अंत किया, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन के लिए एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। आप उसको जो भी नाम दे दे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। क्योंकि देखिए संदीप, आखिरी बार इंडिया गठबंधन की मुलाकात या मीटिंग कब हुई थी? बंबई में हुई थी और तकरीबन अब शायद 50 या 55 दिन हो गए होंगे। इसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई। और ये जरूर कह सकते हैं, पार्टियां कह सकती हैं कि विधानसभा चुनाव में हम बिजी हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमारी मीटिंग इसी के लिए नहीं हुई क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में बिजी हो गए, तो इन बहानों के सहारे आप 2024 में बीजेपी का जो एक बड़ी मजबूत पार्टी है उसका मुकाबला कर पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन संदीप, जो एक बात जो आप दूसरे पैनलिस्ट से पूछ रहे थे कि क्या 23 बहाना है, 24 निशाना है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि बस 23 को हल्के से लिया जा रहा है। मुझे लगता है पार्टियां 23 के चुनाव भी उतनी दमखम से लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 23 का चुनाव एक तरह से सिग्नल देगा मतलब एक माहौल बनाएगा। हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, 23 के नतीजों का 24 के नतीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, और हम 18-19 का बार बार उदाहरण देते हैं। लेकिन 23 के चुनाव को सिर्फ आप ये कहें कि रणजी या कहें नेट प्रैक्टिस के रूप में कोई भी पार्टी नहीं देख रही। सारी पार्टियों के लिए ये जरूरी है, सारी पार्टियां मतलब 2 मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि उन्हें लगता है चुनाव 23 के चुनाव में क्या प्रदर्शन एक माहौल बनाएगा, या तो माहौल बनाएगा या बिगाड़ेगा 2024 के लिए। इसमें एक और जो अहम बात है, और आप और यशवंत से बेहतर कोई नहीं समझता इस बात को, देखिए जब हम एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की ये टक्कर की बात करते हैं 24 के लिए, दरअसल हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 2019 में और 2014 में भी लगभग 190-92 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, और इनमें से 192 में से 178 सीटें, 92-93% सक्सेस रेट बीजेपी का था। तो इस बार अगर 2018-19 रिपीट नहीं हो रहा है इन 3 राज्यों में, तो क्या हमें 3 तारीख को यह भी अंदाजा लगेगा कि कांग्रेस ने अपनी खोई हुई ताकत किस हद तक वापस ली है
और वो क्या विधानसभा का नतीजा लोकसभा में भी रिपीट कर सकती है? क्या ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने लायक 3 दिसंबर को? देखिए, किसी भी सूरत में अपने विधानसभा के प्रदर्शन को लोकसभा में तो कांग्रेस रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आते ही वो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के, मैं तो कह रहा हूं 24 का चुनाव पूछते हैं मुद्दे क्या है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी को आप चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में या नहीं चाहते? बिल्कुल रेफरेंडम हो रहा है। तो 23 में के चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर भी लेती है तो वो 24 में उसको रिपीट नहीं कर सकती। एक बहुत वेग अनुमान है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन 2024 में होगा तो ये तीनों राज्य जहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मान लें कि तीनों राज्यों में वो चुनाव जीत भी जाए, सरकार भी बना लें, तो भी तीनों राज्यों में राजस्थान में वो 2-4 सीटें जीत सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी 2-4 सीटें जीत सकते हैं और छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही हाल रहेगा। कुल मिला के मुझे लगता है अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत ले तो कांग्रेस के लिए बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा में इन 3 राज्यों में लगभग 12 से 14 सीटें होंगी। इससे ज्यादा मैं कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तो मुझे दिखाई नहीं मतलब देता। विधानसभा में जबरदस्त जीत भी हासिल कर ले, वो चीज लोकसभा में नहीं कैरी फॉरवर्ड करेगी। जो बात आप शुरू में इशारा कर रहे थे यशवंत, दरअसल बात भरोसे पर भी आएगी क्या, कि जनता किस पर भरोसा करेगी? भरोसा क्या एक बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर होने वाला है 2024 में? छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा आप मैं सभी से। बहुत बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट इसमें एक चीज बड़ी क्लासिकल जो अभी ट्विस्ट लेके आएगी या आने की संभावना है, मुझे लगता है, देखिए, नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत भरोसे के नाम पर जिन स्कीम्स को डिलीवर कर रहे हैं उसमें बहुत सारी स्कीम संदीप पिछली सरकारों की लाई हुई भी है। एग्जैक्टली। लेकिन डिलीवरी माना जाता है कि इनकी ज्यादा बेहतर है। चाहे आप देखें कितनी सारी स्कीम्स हैं जिनका सूत्रपात हुआ पहले यूपीए सरकारों में या उनकी कल्पना वहां पे की गई, डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि कमंडल की राजनीति में नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता नीचे चली जाए मंडल की राजनीति में, क्योंकि मंडल और कमंडल हम नवासी से देख रहे हैं। जो एक मेरा इसमें एक समझने का थोड़ा सा और अंदाज अलग है। जिस छतरी की आप बात कर रहे थे संदीप, अंतर केवल ये है, कमंडल में वो छतरी खुली है हिंदुत्व आइडेंटिटी के लिए, मंडल में वो छतरी बंद होकर के एक नोक वाली छड़ी की तरह काम करती। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोनों है। केंद्र में जब जब बात होगी तो एक वाइडर आइडेंटिटी के ऊपर छतरी खोल के राजनीति होगी। राज्य की जब सत्ता की बात होगी तो छतरी बंद करके एक छड़ी के रूप में, उसकी नोकदार छड़ी के रूप में उसका इस्तेमाल भी होगा। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे हाँ, ये प्लीज ब्रीफ जी संदीप, जो जल्दी से आप पूछ सकते हैं बाकी लोगों से भी, कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिस सामाजिक न्याय के ऊपर लड़ाई अब होने की बात हो रही है उसमें विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के मुद्दे को ही सामने रख करके चुनाव नहीं करेंगे, ये बोल के कि अगर ये भी कोई डिलीवर कर सकता है तो ये मैं डिलीवर कर सकता हूं? ठीक है, इस पर रिस्पॉन्ड करिए दिबांग। और आप बीच में कुछ इंटरवेंशन भी करना चाह रहे थे, और ब्रीफ रखिएगा प्लीज। अब 2.5 मिनट का समय है, आप 3 लोग बचे हुए। जी, मैं आपको ये कह रहा था, इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन चुनावों में देखें, यानी आप मध्य प्रदेश को देख लें, जहां इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अखिलेश यादव को टिकट देंगे। अखिलेश यादव पिछली बार वहां 1 सीट जीते थे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर मैहर की सीट है, सिंगरौली की सीट है, ग्वालियर साउथ है, जबलपुर नॉर्थ है, राजनगर सीट है। ये वो सीटें हैं जहां पिछली बार 1000 से कम वोटों पर फैसला हुआ था। वहां भी आप 1 सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यानी अगर आप इतना छोटा दिल रखते हैं तो बड़े जब चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तब आपका क्या हाल होगा। एक बड़ा सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग है, ये सोचकर आती है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या ये मुद्दे बने, ये बहुत जरूरी है कि इसका ओनरशिप होना जरूरी है। और एक तरीके से बीजेपी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी अगर बीजेपी को लगेगा कि ये चुनाव ऐसा रहा जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहा ओबीसी वाला,
तो वो सर्वे के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जब ये प्रधानमंत्री गए थे तेलंगाना में, तो वहां पर एक बैकवर्ड क्लासेस की रैली में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं तेलंगाना में जो है मुख्यमंत्री हो वो बैकवर्ड क्लासेस से हो। गृह मंत्री अमित शाह भी स्वयं इस पर बात कर चुके हैं, सर्वे की बात कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, उन्होंने वो खिड़की लगातार बंद की, उन्होंने देखा कि इस पर विपक्ष बहुत मुखर है, तो धीरे धीरे वो खिड़की वहां पर दलान खोल रहे हैं, और आप देखिएगा कुछ ही देर में वो दरवाजा बना लेंगे। ये जो समझ है बीजेपी के अंदर, ये इनको बहुत दूर तक ले जाएगी। ठीक है अभिज्ञान, क्या गेम इस बात पर भी होगा कि आप अपनी रणनीति में क्या बदलाव, हाउ क्विक आर यू ऑन योर फीट? आने वाले दिनों में लड़ाई इस बात को लेकर भी है क्या? बिल्कुल, 3 दिसंबर के बाद ये लड़ाई तो होगी। हाउ क्विक आर यू ऑन योर फीट? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, व्हाटएवर कम्स आउट ऑन द 3rd of December will clearly determine which way the BJP is going and which way the India Alliance is going. And as I keep saying, भाई अगर वो अपनी समस्याएं इंडिया अलायंस नहीं सॉर्ट आउट कर पाती तो उसकी दिक्कतें होंगी। बीजेपी सीधे तौर पर देखेगी कि उसको क्या रिस्पांस मिला है, किस वर्ग का ज्यादा रिस्पांस मिला है, उसके क्या क्या बातें चली है, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या स्लोगन्स क्लिक किए हैं, उसी का जो सारांश होगा वही उनकी 24 की रणनीति होगी। विजय, कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है हमेशा बड़े दरवाजा खोल कर रखती है, और वो जातिगत जनगणना के लिए उनको लगेगा कि इसके बिना नहीं जीता जा सकता, तो वो उस पर तुरंत आगे आ जाएंगे। और इस क्रेडिबिलिटी के साथ कि उनके पास 80 एमपीज हैं, 30 मिनिस्टर हैं इस सरकार में, शिवराज जी जैसे ओबीसी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो जातिगत जनगणना और जाति की राजनीति में अपने को आगे लाकर, और फिर प्रधानमंत्री के साथ कि उनका क्रेडेंशियल जो है वो सबसे बड़ा है। और एक छोटी सी लाइन मैं कह रहा हूं, जो आपने जहां से शुरू की थी गारंटी की बात, तो हिंदुस्तान का या हिंदू धर्म का इतिहास है कि चारवाक जो है ना विलेन नहीं हुए, तो कर्ज लेकर घर घी पीने में कोई परेशानी हमें लगती नहीं। कर्ज लेकर घी पीने में हमें परेशानी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं। तो लड़ाई कहने को तो विधानसभा चुनाव की है, पर असल निगाहें 24 के लोकसभा चुनाव पर हैं क्या? और हमारे इस सवाल पर जनता की ढेरों राय हमारे पास आई हैं। रंजीत यादव है धनबाद झारखंड के, वो कहते हैं युवाओं के देश में जो उनकी बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। 35 साल से कम 65% आबादी है। हर्ष सेंगर उन्नाव यूपी में रहते हैं, महंगाई का शोर, मुद्दों पर होगा जोर, तभी देश जाएगा विकास की ओर। ये हमारे प्रोड्यूसर्स की तरह हो गए हैं आजकल, हम कविताएं बहुत लिखते हैं। सुझाव में भी, सलाह में भी हमारे दर्शक ने भी थोड़ी कविता गढ़ दी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।